Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the social study for class 3. Social study for class 3. Let's open the books and move on the unit number 3. Unit number 3. In this unit we read about the natural environment change. हाउ द नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज, यानी जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज होता है। इस चैप्टर में हम लोग, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में एंड द चैप्टर नंबर 1 इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज, यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज होता है। हाउ डज आर इन्वायरमेंट चेंज, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज होता है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट, यानी हर वो चीज़ जो लिविंग थिंग्स पर, जो जानदारों पर असर करती है, उसको घेरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट, यानी हर वो चीज़ जो जानदारों पे असर करती है उसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये एनवायरनमेंट है। द स्काई, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, बिल्डिंग, रोड्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का हिस्सा कौन कौन सा है। द स्काई यानी आसमान, ज़मीन, पानी, हवा, पौधे, बिल्डिंग्स, रोड्स और ऑल द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट का, हमारा जो ये आबो हवा है उसका हिस्सा है। इन्वायरमेंट डज नॉट स्टे द सेम, यानी इन्वायरमेंट जो है वो एक तरह का नहीं रहता है। इट्स चेंज, ये चेंज होता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, यानी इसकी तब्दीली की बहुत सारी वजूहात हैं। इट्स चेंज, ये तब्दील होता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ नेचर कैन चेंज द एनवायरनमेंट। अब हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर जो है वो कैसे चेंज होती है, कैसे जो है वो चेंज होने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है। टू मच वाटर, यानी बहुत ज़्यादा जो पानी होता है, बहुत ज़्यादा जो पानी है, यानी जिसको हम लोग फ्लड का नाम देते हैं। टू मच वाटर, फ्लड्स, यानी जो है फ्लड जो है वो भी हमारे इन्वायरमेंट को असरअंदाज करता है। टू लिटल वाटर, यानी ड्रॉट्स, बहुत कम जो पानी होता है जिसको खुशक साली का नाम दिया जाता है, ये दोनों जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को असरअंदाज करती हैं। फॉरेस्ट, फायर्स आर ऑल नेचर्स वे ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट। इसी तरह जंगलात में जो आग लगती है वो भी हमारे नेचर वे से, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करती है। ये देखिए ना, यहाँ पे तस्वीर में दिखाया है कि फॉरेस्ट आफ्टर फायर, यानी जंगलात में आग लगने के बाद उसका क्या हाल हो गया हुआ है। यहाँ यानी वहाँ पे हर चीज़ जो है वो ख़राब, उजड़ गई है, पौधे जल गए हैं, जानवर जो है वो बेचारे परेशान हो गए। ये हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया इसने, यानी हर जो चीज़ जो लिविंग थिंग्स पे इफ़ेक्ट करती है, लिविंग थिंग्स को घेरती है, उसको एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। उसमें अब इसमें कहा है कि द स्काई, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एयर, बिल्डिंग, रोड्स आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एनवायरनमेंट डज नॉट स्टे द सेम, यानी ये एक तरह का नहीं रहता है। इट्स चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चेंज होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ नेचर कैन चेंज द एनवायरनमेंट, हम लोग जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर जो है वो कैसे एनवायरनमेंट को चेंज करती है। यानी अगर जो नेचुरली अगर आप देखें बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न हो तो उसकी वजह से फ्लड आ जाएगा और वो फ्लड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा। इसी तरह अगर बारिश ना हो, मौसम गर्म रहे, खुशक साली हो जाए तो वो भी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करती है, हमारे एनवायरनमेंट पे असरअंदाज होती है। नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग्स चेंज द एनवायरनमेंट टू, यानी इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं, जो वो काम करते हैं, वो आल्सो चेंज द एनवायरनमेंट टू, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं। वी चेंज द एनवायरनमेंट व्हेन वी बिल्ड आवर हैबिटेट्स, यानी जब हम लोग अपनी रिहाइश, अपने घर वगैरह बिल्ड करते हैं उसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। यानी आप एक मिसाल के तौर पर देखें, आप दरख्तों को काटते हैं अपने घर बनाने के लिए, उसके बाद आप वो बहुत सारी ऐसी ज़मीन है यानी पहाड़ हैं जिनको आप वहाँ से जंगलात को काट के वहाँ पे अपनी रिहाइशगाह बनाते हैं, तो उसको तोड़ फोड़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो भी हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करता है। मच ऑफ द फूड दैट वी ईट इज़ ग्रोन ऑन फार्म्स, यानी बहुत सारी जो खुराक है वो जो हम लोग खाते हैं फार्म्स वगैरह में ग्रो होती है। टू गेट द लैंड फॉर फार्मिंग वी हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट। इसी तरह उसने कहा है कि हम लोग जो बहुत सारी जो खुराक है बच्चों
वो कहाँ से हासिल करते हैं, वो फार्म वगैरह से हासिल करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है, कैटल फार्म है, ये सारी जो है ना ये हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, ये खुराक अपनी फार्म से। और वो फार्म बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन का। और उस ज़मीन को हम लोग इस्तेमाल करने से पहले उसकी सफाई करते हैं, वहाँ से अगर यानी उसमें अगर पौधे हैं तो उनकी कटिंग वगैरह करते हैं। ये जो एक प्रोसेस होता है ना, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है। वी हैव टू चेंज एनवायरनमेंट, वी हैव टू रिमूव ट्रीज़, हमें जो है वो ट्रीज़ को रिमूव करना पड़ता है। वी हैव टू डिग कैनाल्स टू ब्रिंग वाटर फ्राम रिवर्स टू आवर फार्म लैंड। इसी तरह उसने कहा है कि हम लोगों को जो है ना वो पानी यानी पानी जो है वो डिग कैनाल नहरें बनानी पड़ती हैं, टू ब्रिंग वाटर फ्राम रिवर्स यानी दरियाओं वगैरह से पानी जो है वो लेने के लिए हमें नहरें खोदनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो सारी ज़मीन भी जो नहरें खोदने के लिए इस्तेमाल होती है वो भी हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करती है। टू आवर फार्म लैंड आर लाइफ स्टॉक एनिमल्स, यानी हमारे फार्म लैंड तक उस पानी को पहुंचाने के लिए, और हमारा जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स है यानी जहाँ पे हम लोगों ने जानवर वगैरह को रखा हुआ है वहाँ पे पानी को लाने के लिए भी वो जो है वो हमारे जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं। वी मे हैव टू ड्रेन वेटलैंड्स टू बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स। इसी तरह हम लोग जो हैं, ये तस्वीर में देखा आपने वेटलैंड बीइंग ड्रेन्ड, यानी ये जो नाले वगैरह बनाए जाते हैं ज़मीन पे अपनी फसलों को पानी देने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग इनको भी जो है जब बनाते हैं तो इससे भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। वी मे हैव टू ड्रेन वेटलैंड्स टू बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स, यानी हमें फसलें उगाने के लिए जो हम लोग जो है ये नाले खोदते हैं, नदी नाले खोदते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। फॉरेस्ट कट डाउन टू ग्रो क्रॉप्स, यानी जंगलात जो हैं उनको कट डाउन किया जाता है टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जंगलात को काटना पड़ता है। फॉरेस्ट कट डाउन, फॉरेस्ट जो है उनको कट डाउन किया जाता है टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है इफ़ेक्ट करता है। वेटलैंड्स बीइंग ड्रेन, इसी तरह ये जो नदी नाले वगैरह हैं इनको जब खोदा जाता है अपनी फसलों को पानी देने के लिए, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं। मूव ऑन द पेज नंबर 34। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में नेचुरल इन्वायरमेंट्स में जो चेंजेस आती हैं वो किस वजह से आती हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू बिल्ड शेल्टर्स, यानी हम लोग जब शेल्टर बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। पीपल चेंज द इन्वायरमेंट, यानी लोग जो हैं इस वजह से, उस शेल्टर्स की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। लैंड में हैव टू बी लेवल्ड एंड ट्रीज़ कट डाउन, यानी ज़मीन को लेवल किया जाता है और जो दरख्त वगैरह हैं उनको काट दिया जाता है। ट्रीज़ आर कट डाउन, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एज मोर एंड मोर पीपल सेटल इन सिटीज़ एंड मोर हाउसेस हैव्स टू बी बिल्ड, यानी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरों में सेटल हो गए हैं और बहुत सारे जो घर हैं वो शहरों में फिर आबादी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड मोर ट्रीज़ आर कट डाउन, और उसकी वजह से शहरों में बहुत सारे जो दरख्त हैं उनको काट दिया जाता है अपनी रिहाइश बनाने के लिए। एंड द सोल ड्रग अप टू सेट अप वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसी तरह ज़मीन को जो है ना वो बैलेंस कर दिया जाता है, लेवल कर दिया जाता है, यानी उसको जो है वो खोद दिया जाता है, उसको लेवल कर दिया जाता है ताकि हम लोग जो है वो अपने घरों को अच्छे से बना सकें। टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे रोड्स आर बिल्ड, यानी फिर इसी वजह से अगर आप जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके अपनी रिहाइश बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको रोड्स की भी ज़रूरत है, वहाँ पे आपको जो है वो एयरपोर्ट, रेलवे रोड्स, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वहाँ पे जो है वो बिल्ड की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। पोल्यूशन चेंज इन द एनवायरनमेंट टू, यानी इसकी वजह से आलूदगी जो है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करती है, उसको चेंज करती है। मोर पीपल आर मूविंग इनटू सिटीज़ एंड देयर फॉर द सिटीज़ ग्रो लार्जर, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से सिटीज़ ग्रो लार्जर, यानी शहर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो, यानी आबाद होना हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया है। मोर हाउस एंड रोड्स आर बिल्ड, यानी बहुत ज़्यादा घर जो हैं और रोड्स हैं उनको बिल्ड किया जाता है।
एंड मोर ट्रैफिक मूव ऑन दीज रोड्स, और फिर उन रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से हमारी जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाती है और हमारा एनवायरनमेंट जो उससे इफ़ेक्ट करता है। एंड दीज व्हीकल्स रिलीज़ हार्मफुल मटीरियल्स इनटू द एयर, और ये जो यानी ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ये एक ख़तरनाक हार्मफुल मटीरियल यानी उससे जो पेट्रोल से निकलता धुआं है वो हवा में छोड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, और उसके पोल्यूटेड होने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करता है। पीपल बर्न फ्यूल एट होम एंड फैक्ट्रीज एंड दिस फ्यूल रिलीज डेंजरस गैसेज इनटू द एयर। इसी तरह उसने कहा है कि लोग जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं घरों में और फैक्ट्रियों में, जिसकी वजह से ये फ्यूल जो है ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस जो होती हैं वो अबर आलूद जो गैसेस होती हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा जो है वो आलूदा हो जाती है, यानी उसमें पोल्यूशन आ जाती है, और उसके पोल्यूटेड होने की वजह से हमारा जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है, वो भी जो है वो आलूदा हो जाता है। नेक्स्ट, द वाटर इज़ पोल्यूटेड बाय केमिकल वेस्ट। इसी तरह उसने कहा है कि जो पानी है ना वो भी पोल्यूटेड हो जाता है, वो किस वजह से? बाय केमिकल वेस्ट दैट इज़ थ्रोन इनटू इट फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम्स एंड फार्म्स। यानी फैक्ट्री से निकलने वाला जो आलूदा पानी है, घरों से निकलने वाला और फार्म वगैरह से जो गंदा पानी निकलता है वो भी हमारे पानी को जो है, नदी नालों के पानी को, हमारे दरियाओं के पानी को वो भी आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूज ऑयल टैंकर समटाइम लुक ऑयल इनटू द ओशंस। इसी तरह जो बहुत बड़ा जो यानी एक जो ट्रक होता है, टैंकर होता है ऑयल का, तेल का, उसको भी जब दरिया से यानी समंदर वगैरह से उसको जो है वो डेला जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो आलूदा हो जाता है, और उसके आलूदा होने की वजह से वहाँ पे जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भी उससे इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी उससे ज़ाया हो जाते हैं। डेड फिश इन पोल्यूटेड रिवर, यानी ये देखें ना एक पोल्यूटेड रिवर है जिसमें डेड फिश, ये इतनी ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो पानी के आलूदा होने की वजह से वो डेड हो गई हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? ये चाइना में हुआ था। डेड फिश इन पोल्यूटेड रिवर चाइना, यानी चाइना में आलूदगी की वजह से, ये देखें रिवर यानी दरिया में आलूदगी की वजह से देखें कैसे इतनी ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो डेड हो गई हैं। उसके बाद है अगस्त 2003 ग्रीक ऑयल टैंकर रीन अग्राउंड ऑन अ कॉस्ट ऑफ कराची, यानी देखें ना उसकी कितनी कॉस्ट थी, तो वो जो है द ऑयल दैट लीक्ड किल्ड थाउजेंड ऑफ फिश, यानी वो ऑयल का जो टैंकर था वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ फिश यानी हज़ारों जो मछलियाँ थी, टोटाइल्स थे एंड बर्ड्स थे एंड बिलियंस ऑफ फिश एग्स थे, वो क्या हो गए? वो डेड हो गए, वो मर गए। किसकी वजह से? एक ऑयल के टैंकर के लीक होने की वजह से। उसके अंदर जो ऑयल में केमिकल होता है, उस केमिकल ने उस पानी को आलूदा कर दिया, और उसकी वजह से हमारे जो बहुत सारी थाउजेंड ऑफ फिश थी, टोटाइल्स थे, बर्ड्स थे एंड बिलियंस ऑफ फिश एग्स थे, वो सारे डेड हो गए। लिटर एंड गार्बेज पोल्यूटेड द लैंड। इसी तरह जो गंदगी होती है और जो गार्बेज यानी जो कीड़ा क्रिकेट है वो भी हमारी ज़मीन को जो है वो आलूदा करता है। द केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज लीक इनटू द लैंड। इसी तरह जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह से वेस्ट होते हैं, निकलते हैं, वो भी हमारी ज़मीन को आलूदा करते हैं। फर्दर पोल्यूटिंग इट, और इसको जो है वो पोल्यूट करते हैं यानी उसको आलूदा कर देते हैं। पोल्यूशन हार्म्स लिविंग थिंग्स एंड डैमेज द एनवायरनमेंट। इसी तरह जो पोल्यूशन होती है वो हमारी लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचाती है, उसको डैमेज कर देती है। द एनवायरनमेंट यानी जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उसको जो है वो सारे का सारा डैमेज कर देती है। पोल्यूशन हार्म्स लिविंग थिंग्स एंड डैमेज द एनवायरनमेंट, यानी जो आलूदगी होती है वो इन जो ज़िंदा चीज़ें हैं इनको नुकसान पहुँचाती है और उनको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी इससे डैमेज हो जाता है। वाई शुड वी, नेक्स्ट इज़ यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम लोगों को अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है, उनको क्यों हम लोग प्रोटेक्ट करें, उसकी रीज़न क्या है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर एयर फॉरेस्ट वाटर एंड सोल, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें एयर है, फॉरेस्ट है, वाटर है एंड सोल है। वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट
ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ एज ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन देम, यानी जितने भी जानदार हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ज़मीन के ऊपर, वो इन तमाम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। और वो मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो अच्छे से कोशिश करें इनको प्रोटेक्ट करने की, इनके इसके बेहतरीन इस्तेमाल की, इसको ज़ाया होने से रोकना चाहिए, जिसकी वजह से जो आर लिविंग थिंग्स हैं ना वो इससे बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठा सकें। मिनरल्स एंड ओर्स आर इम्पॉर्टेंट टू, इसी तरह जो मिनरल्स हैं और जो कुछ ऐसी धातें हैं जो ज़मीन से हासिल होती हैं आर इम्पॉर्टेंट टू, यानी वो भी बहुत ज़रूरी हैं। और अर्थ हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, और हमारी जो ज़मीन है इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। वंस वी यूज़ दैम, जब एक दफ़ा हम इनको इस्तेमाल करते हैं, दे विल बी फिनिश्ड, तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। वी मस्ट यूज़ आर रिसोर्सेज वाइजली, यानी हमें एक अच्छे अंदाज से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट दैम, और हमें इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी कैन प्रोटेक्ट आर रिसोर्स बाय फॉलोइंग द 3 R's, यानी हम लोग जो हैं वो अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसको फॉलो करके, बाय फॉलोइंग द 3 R's। अब हम लोग 3 R's के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये क्या है, ये लफ्ज़ जो उन्होंने लिखा हुआ 3 R's, यानी ये क्या है, इसको हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं, और इसको फॉलो करने से हम लोग जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़ाया होने को कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे अच्छे अंदाज में जो है वो अपनी लिविंग थिंग्स जो हैं उनको कैसे वाइजली उसको जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं। नंबर 1 इज़, ये 3 R's में नंबर 1 R हमारे पास आ रहा है रिड्यूस। रिड्यूस यानी यूज़ लेस रिसोर्सेज टू मेक दैम लास्ट लॉन्गर, यानी रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि ये लास्ट लॉन्गर, यानी इसका एक बहुत ज़्यादा जो है लंबे अरसे तक हम लोग जो हैं वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। री यूज़, यूजिंग थिंग मोर दैन वंस सो डैट लेस रिसोर्सेज आर यूज्ड, यानी अगर हम लोग चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करें, यानी मोर दैन वंस, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा उनको इस्तेमाल करें, तो हम लोग जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो महफूज कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं। रिसाइकिल, चेंज सम टाइम इनटू अनदर यूज़फुल आइटम सो डैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, यानी अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद दोबारा उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको रिसाइकिल किया जाए, तो इससे भी जो है हम लोग इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आया रिड्यूस, यानी उनका कम इस्तेमाल करें, और जो ताकि हम लोग उसको जो है अगर उसका हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी अगर बच्चों आपके पास कोई चीज़ कम है, यानी एक चीज़ है तो आप उसको जितना थोड़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ज़्यादा अरसा आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसको ज़ाया करेंगे, तो जो पीछे वाली चीज़ है वो तो ख़त्म हो जाएगी। यही उसने बात किया कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनका कम इस्तेमाल करें ताकि आप उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है रीयूज़, यानी एक ही चीज़ को सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल करके नहीं फेंकना चाहिए, उसको दोबारा जो है रीयूज़ करना चाहिए, उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। रिसाइकल मीन्स यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक चीज़ को रिसाइकल करके किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो इससे हम लोग जो है वो बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग सेव कर सकते हैं। ये देखिए ना, टॉयज़ मेड आउट ऑफ आर रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, यानी ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं अगर आप इनको रिसाइकल करें तो इससे आप लोग जो है वो टॉयज़ वगैरह बना सकते हैं, जिससे जो है ये देखिए ये टॉयज़ वगैरह बन गए हैं, जिससे हमारा जो है ये जो उसको एक इस्तेमाल के बाद किसी दूसरे इस्तेमाल में वो आ जाएगी। पेज नंबर 36 अब हम लोग जो है इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले रिड्यूस, यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कम इस्तेमाल कैसे करना है। इफ़ वी यूज़ लेस ऑफ आर रिसोर्सेज, यानी अगर हम लोग अपने ज़राए का कम इस्तेमाल करेंगे, दे विल बी लास्ट लॉन्गर, यानी वो ज़्यादा अरसे तक हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कम रखेंगे तो डेफिनेटली वो इन अदर साइड वो आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड इफ़ लेस इज़ यूज लेस वेस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी अगर उसका इस्तेमाल जो है वो कम हो
तो उसको जो है वो कम पैदा किया जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे अरसे तक हम लोग जो है उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। वी कैन सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स, यानी हम लोग जो है वो अपनी एनर्जी को जो है उसको भी सेव कर सकते हैं लाइट्स को ऑफ करके। कंप्यूटर्स एंड द टीवी व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, यानी अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वी शुड टर्न ऑफ, यानी हमें इनको बंद कर देना चाहिए। टीवी, कंप्यूटर एंड लाइट्स आर आल्सो बी ऑफ बिकॉज इफ़ वी आर नॉट यूजिंग इट, यानी अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। वी मस्ट नॉट वेस्ट पेपर प्रोडक्ट्स लाइक राइटिंग पेपर, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस एंड टिश्यू पेपर। इसी तरह उन्होंने कहा है कि हम लोगों जो पेपर्स हैं, पेपर प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसमें राइटिंग पेपर्स आ गए हैं, यानी हम लोग राइटिंग पेपर्स होते हैं उस पर कुछ लिखते नहीं हैं, थोड़ा सा लिखते हैं तो उसको वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर्स हैं, उसको एक दफ़ा रीड आउट किया फिर उसको वेस्ट कर दिया। कार्डबोर्ड्स हैं, बॉक्सेस हैं एंड टिश्यू पेपर्स हैं, यानी इनको हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेपर इज़ मेड फ्राम वुड एंड दैट वी गेट फ्राम ट्रीज, यानी ये जो पेपर होता है ये हमें कहाँ से हासिल होता है, ये हमें लकड़ी से हासिल होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो दरख्तों को कट कर देते हैं, जो हमें उसकी वजह से हमारे जंगलात जो है वो कम हो रहे हैं। फॉरेस्ट हैव कट डाउन टू गिव अस द पेपर वी नीड, यानी वो पेपर जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसकी वजह से हमारे जंगलात में कमी आ रही है, उसको हम लोग कट डाउन कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आ रही है। सो वी शुड डोंट वेस्ट, यानी हमें चाहिए कि हम लोग इनको ज़ाया ना करें। इफ़ वी डोंट वेस्ट पेपर, यानी अगर हम लोग पेपर प्रोडक्ट्स को वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल हेल्प टू सेव आवर ट्रीज। और दूसरी साइड पे अगर हम लोग इनको वेस्ट करने से बचाएंगे तो हमारे जो दरख्त हैं उनकी भी सेविंग होगी, यानी वो भी वेस्ट नहीं होंगे। क्लीन वाटर इज़ अ रिसोर्स, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। इसी तरह उसने कहा है कि जो साफ़ पानी है ये भी एक हमारा रिसोर्स है और हमें जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। लीकिंग टैप्स मस्ट बी रिपेयर्ड एट वंस, यानी वो टैप्स वगैरह जो लीक कर रही हैं जिसमें से पानी जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेस्ट हो रहा है, उसको जो है अच्छे से रिपेयर करवाना चाहिए ताकि पानी के वेस्टेज को हम लोग रोक सकें। डोंट लीव वाटर रनिंग अननेसेसरली व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग अ बाथ, वॉशिंग डिशेज आर क्लास। उसी तरह उसने दूसरी बात की है कि जब आप जो कॉन्टीन्यूसली हम लोग टैप को ओपन कर देते हैं जिससे पानी वेस्ट होता जाता है, वो पानी यानी जो हम लोग व्हेन वी आर ब्रशिंग, जब हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं तो हम लोग टैप को ओपन कर देते हैं जिससे कॉन्टीन्यूसली पानी वेस्ट हो रहा होता है। उसी तरह जब हम लोग बाथ लेना चाह रहे होते हैं तो हम लोग टैप को ओपन कर देते हैं। कपड़े धोते हुए और डिश वगैरह यानी वॉशिंग डिश यानी बर्तन वगैरह धोते हुए हम लोग जो है वो टैप को बंद नहीं करते हैं, जिससे कॉन्टीन्यूसली पानी जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो हमें इससे जो है वो उसको वेस्टेज को बचाना चाहिए, उसे अननेसेसरीली उसको रनिंग में नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो पानी को महफूज कर सकते हैं। टेक ओनली एज मच वाटर एज यू कैन ड्रिंक, यानी सिर्फ उतना पानी लें जितना आप पीना चाहते हैं। इतना नहीं कि आपने जो है वो एक गिलास भर के पानी का लिया उसमें से आपने 2 घूंट पिए बाकी वाला वेस्ट कर दिया, यानी सिर्फ उतना पानी लें जितनी आपको प्यास है, जितनी आपको तलब है, तो इसकी वजह से हम लोग जो है वो इसको महफूज कर सकते हैं। जो हमारा पानी है पीने वाला साफ़ पानी है, इसको हम लोग जो है वो वेस्टेज होने से महफूज कर सकते हैं। रीयूज़ यानी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जिनका हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मैनी थिंग्स मोर दैन वंस, यानी अगर हम लोग एक दफ़ा से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करते हैं, दिस वे वी विल स्पेंड लेस मनी, जिसकी वजह से हमारी जो है एक साइड पे तो हमारे पैसे बचेंगे और दूसरी साइड पे वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी भी सेविंग होगी। लेस वेस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, और इसी तरह ये जो है हमारे वेस्टेज जो है वो भी कम होंगे। वी कैन गिव आवर क्लॉथ्स दैट वी हैव आउटग्रोन टू अदर पीपल सो दैट दे कैन यूज़ दैम, यानी हम लोग जो हैं अपने कपड़े जो हैं उनको बाहर फेंकने की वजह से उनको कुछ किसी ऐसे लोगों को दे दें जो उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें, यानी जो उनको ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनको दे देना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू हम लोग उनको कचरे वगैरह में फेंक दें, तो उसका जो है वो रीयूज़ हो जाएगा। वी कैन रीयूज़
प्लास्टिक बॉटल्स बाय स्टोरिंग और ड्रिंकिंग वाटर इन इट, यानी हम लोग जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनको फेंकने की बजाय उसको स्टोर कर सकते हैं और पानी पीने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम कंटेनर्स कैन बी यूज टू स्टोर आवर थिंग्स, इसी तरह ये आइसक्रीम कंटेनर जो है ये भी जो है वो नेक्स्ट जो है वो चीज़ें स्टोर वगैरह करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। वी कैन राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पीस ऑफ पेपर, यानी ये जो आइसक्रीम वाला बॉक्स होता है ना ये पेपर का बना होता है, इसकी हम लोग जो दोनों साइड्स पे जो है वो लिख सकते हैं। वी कैन री यूज़ योगर्ट पॉट्स बाय स्टोरिंग आवर पेंसिल आवर पेन इन दैम, इसी तरह उसने कहा है कि ये जो योगर्ट पॉट्स होते हैं इसको भी हम लोग जो है वो स्टोर कर सकते हैं और अपनी पेंसिल और पेन होल्डर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ ग्लास बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी हमें जो है वो कपड़े के बैग इस्तेमाल करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो इस्तेमाल करें प्लास्टिक बैग जो होते हैं। प्लास्टिक बैग की वजह से वो फिर एक तो उससे हार्मफुल जो है वो वेस्टेज निकलता है जो हमारे पानी को आलूदा करता है जब उसका प्रोसेस होता है। दूसरा वो जो है ये हमारी सेहत के लिए ये प्लास्टिक बैग जो है ये बेहतर नहीं है, इसलिए हमें जो है वो क्लॉथ बैग इस्तेमाल करने चाहिए, यानी कपड़े का जो बैग है जो थैला है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Do you know that in Australia the government has banned the use of plastic bags as it is harmful for the environment, यानी अब उसने यहाँ पे कहा क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट है उसने ये जो प्लास्टिक बैग्स है ना इन पे बैन लगा दिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये हार्मफुल हैं, यानी ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। देखिए अब आप एक प्लास्टिक का शॉप जो है वो शॉपर जिसको हम लोग कहते हैं वो बैग इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे उसको जो है वो वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एक तो हमारे कचरे में इजाफा होगा, गंदगी फैलाएगा, वो भी हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल करता है। दूसरी साइड पे ये जो प्लास्टिक का बैग होता है ना ये हमारी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है रीसाइकल। अब हम 3 R's में से सबसे पहले हमने पढ़ा रिड्यूस, उसके बाद हमने पढ़ा रीयूज़, अब हम पढ़ेंगे रीसाइकल। रीसाइकल में व्हेन वी रीसाइकल समथिंग, यानी जब हम किसी चीज़ को रीसाइकल करते हैं इट्स मीन्स वी आर चेंजिंग इट टू मेक अनदर यूज़फुल, यानी एक चीज़ को जब हम रीसाइकल करके कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो इसका मतलब है हम लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। थिंग्स विच वी कैन यूज़ अगेन, यानी जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर प्रोडक्ट्स आर रीप्रिपेयर्ड टू मेक न्यू पेपर प्रोडक्ट्स, यानी जो पेपर प्रोडक्ट्स होती हैं जो फट जाती हैं जो ख़राब हो जाती हैं उसको दोबारा नया पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ वी डू दिस, अगर हम लोग जो है वो ऐसा करेंगे, फ्यूअर ट्रीज विल बी कट डाउन, यानी बहुत कम जो है दरख्त जो है वो कट किए जाए। साइकिल में पढ़ा कि हम लोग जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग रीसाइकल करके नई चीज़ें बनाते हैं। व्हेन वी रीसाइकल समथिंग इट मीन्स वी आर चेंजिंग इट टू मेक अनदर यूज़फुल थिंग, यानी अगर एक चीज़ को रीसाइकल करके किसी दूसरी जो है चीज़ यानी जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकें उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और वो जो प्रोसेस होता है ना बच्चों एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने का उसको हम लोग रीसाइकल का नाम देते हैं, और वो चीज़ हम लोग ऐसी बनाते हैं जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकें। पेपर प्रोडक्ट्स जो होती हैं यानी जो फटे पेपर्स होते हैं उनको हम लोग रीसाइकिल करते हैं और रीसाइकिल करके हम लोग उससे फिर नए पेपर बना लेते हैं। इफ़ वी डू दिस फ्यूअर ट्री विल बी कट डाउन, यानी अगर आप ऐसा करेंगे कि जो फटे पुराने यानी जो फटे हुए पेपर्स हैं उनको आप रीसाइकिल करके नए पेपर्स बना लें तो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये जो पेपर्स हैं आपको पता है ये दरख्तों की लकड़ी वगैरह से बनते हैं तो उससे जो हमारे दरख्त हैं वो भी महफूज रहेंगे। पेपर बीइंग रीपर्पल्ड, यानी ये जो फटे पुराने पेपर्स हैं ना उनको आप रीसाइकिल करें और रीसाइकिल करने के बाद उसको नए पेपर्स में कन्वर्ट कर लें। सम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैन बी रीमेल्टेड एंड दे आर मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और कुछ ऐसी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको रीमेल्ट किया जाता है यानी उसको दोबारा पिघलाया जाता है ताकि उससे नई प्रोडक्ट्स बन सकें, उसको नई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाए, और ये एक प्रोसेस जो है ये रीसाइक्लिंग प्रोसेस कहलाता है। प्लास्टिक बीइंग रीमेल्टेड, यानी कैसे प्लास्टिक को है वो जो रीमेल्ट किया जाता है। थिंग्स दैट आर मेड ऑफ एलुमिनियम और श्रेडेड इनटू स्मॉल पीसेस, यानी जो एलुमिनियम वगैरह की चीज़ें होती हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। एंड दे आर मेल्टेड एंड मेड इनटू अनदर एलुमिनियम प्रोडक्ट्स, और यही जो चीज़ें हैं ये दोबारा नई जो एलुमिनियम प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
दिस यूजेस लेस एनर्जी, और इसमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड इफ़ वी हैड टू मेक प्रोडक्ट फ्रॉम और मच मोर एनर्जी वुड बी यूज्ड। और इसी तरह अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट से ही एक नई चीज़, यानी एक जो एल्यूमिनियम की चीज़ बनी हुई है उसको रिसाइकल करके हम लोग इसी तरह की किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस पर जो है वो कम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर हम लोग वही चीज़ जो है वो उसको दोबारा से नई प्रोसेस से गुजारेंगे तो वो उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज होगा। इस चीज़ को हम लोग जो है वो इसे हमें महफूज करना चाहिए कि हम लोग जो पहले की बनी चीज़ें हैं उसको श्रेडिड करें, उसको छोटे पीस में कन्वर्ट करके उसको मेल्ट करके उसको उसी तरह की दोबारा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लें, जिससे हम लोग एनर्जी सेव कर सकते हैं। बाय रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम वी सेव और एंड फ्यूल, यानी जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत सारी ऐसी धातें हैं जो उसको मेल्ट करने में इस्तेमाल होती हैं और जो फ्यूल वगैरह उसमें लगता है वो उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में आप देखें कि ये जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं, ये जो लोहे वगैरह की चीज़ें होती हैं उसको छोटे पीसों में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कट किया जाता है, फिर उससे दोबारा जो है वो नई चीज़ें बनती हैं, जिसकी वजह से उस पर जो है वो हमारी जो दातें इस्तेमाल होती हैं, यानी जो हम लोग केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो जो है वो कम यूज़ होता है, उसमें एनर्जी कम लगती है। और इसी तरह अगर हम लोग उनको सिरे से ही नया बनाना चाहें तो उस पर ज़्यादा दातें इस्तेमाल होंगी, ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा, और जिसकी वजह से वो जो है उसका वेस्टेज होगा, हमारी जो ऑर्स हैं और जो फ्यूल्स हैं उनका वेस्टेज होगा। उसके बाद है ग्लास एंड मेटल प्रोडक्ट्स आर रीमेल्टेड एंड रीमेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, बॉडीज ऑफ कार, रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स कैन ऑल बी रिसाइकल्ड। यानी आपने देखा है कि वो जो ग्लास और मेटल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रीमेल्ट किया जाता है और रीमेड किया जाता है नई प्रोडक्ट्स में, जैसे कार की जो बॉडीज़ होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स की बॉडीज़ हैं एंड वॉशिंग मशीन जो है, इन सब को रिसाइकिल किया जाता है और रिसाइकिल करके फिर इनसे नई चीज़ें बनाई जाती हैं। मेटल प्रोडक्ट्स बीइंग रिसाइकल्ड, यानी इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। सो वी शुड यूजिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस टू वेस्ट अ लॉट ऑफ जो हमारी मटेरियल्स है, जिसमें ओर्स है, फ्यूल्स है, एनर्जी है, इनको सेव करने के लिए हम लोगों को इसको रिसाइकिल प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है लीव्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, ग्रॉस कटिंग कैन बी पुट इनटू अ कंटेनर आउटसाइड योर हाउस, यानी अपने घर के बाहर जो है वो कंटेनर रखें जिसमें आप लोग जो है वो पत्ते, यानी ये जो दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, फ्रूट वगैरह जो होता है, वेजिटेबल्स पील्स जो होती हैं, इन सब को जो है आप उसमें फेंकते जाएं। एंड ग्रॉस कटिंग कैन बी पुट इनटू द कंटेनर, यानी उस कंटेनर में आप लोग उसको फेंकते जाएं जो आपने अपने घर के बाहर रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा, द मिक्सचर डिकेज एंड बिकम अननेचुरल फर्टिलाइजर कॉल्ड कंपोस्ट, यानी ये जो है ये नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाएगा, नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा जिसको जो है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग कंपोस्ट का नाम देते हैं, यानी खाद का नाम देते हैं। ये क्या होगा, ये हमारे जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उनकी खाद बन जाएगा। यानी वेस्टेज जो है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का एंड ग्रॉस कटिंग का और जो कुछ पत्ते होते हैं गले सड़े, वो आप एक कंटेनर में डालते जाएँ। जब आप एक कंटेनर में डालते जाएंगे तो वो गल सड़ जाएंगे, जब वो गल सड़ जाएंगे तो वो खाद की शक्ल में आ जाएंगे, और वही जो खाद जो होती हैं वो जो गले सड़े फल, सब्जियां और पत्ते वगैरह हैं वो नेक्स्ट जो है वो हमारे प्लांट्स की फर्टिलाइज़र में यूज़ होंगे। और ये जो है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, यानी ये जो एक बहुत अच्छे होते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ये देखिए एक कंपोस्ट बिन है, यानी ये फिर एक जो है वो एक खाद का डिब्बा बन जाएगा, यानी इससे जो बनेगा ना, ये गल सड़ जाने के बाद जो खाद बनेगी उसको हम लोग अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे, जिनसे उनकी फर्टिलिटी में जो है वो इजाफा होगा और वो अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। ये भी एक रीसाइकलिंग का प्रोसेस है कि कैसे आप लोग जो है वो एक फलों को इस्तेमाल करते हैं और जो बाद में बच जाते हैं, जो गल सड़ जाते हैं, उनको आप लोग कैसे रीयूज़ करते हैं। ये रीसाइकलिंग का भी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 इन यूनिट नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्ट एनिमल्स, यानी वो जानदार, वो जानवर जो इस ज़मीन, यानी इस जो ज़मीन से जो है वो ख़त्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उसकी क्या वजूहात है, जो पहले हम लोगों को पास्ट में देखने को मिलते थे लेकिन अब वहाँ पे इनका अब यहाँ कोई वजूद नहीं है, तो उसकी क्या वजूहात है उनके ख़त्म हो जाने की वजह से। व्हाट डज़ एग्जिस्ट मीन्स, यानी ये जो लफ्ज़ है, ये जो एग्जिस्ट मीन्स, इसका क्या मतलब है। लिविंग थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन अर्थ आर सेड
टू बी एग्जिस्टेड, यानी वो चीज़ें जो ज़मीन पे आपको मज़ीद देखने को नहीं मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट रीजंस विच मे हैव लेड टू देयर एग्जिस्टेशन, यानी उनके ख़त्म होने की जो बहुत सारी वजूहात हैं वो क्यों यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कुछ पास्ट में कुछ ऐसे जानवर थे जो हमें पहले तो देखने को मिलते थे लेकिन अब हम उनको नहीं देख सकते हैं, उनके ख़त्म होने की क्या वजूहात हैं। हाउ डू एनिमल्स बिकम एक्सिटिंक्ट, यानी ये जो जानवर हैं, ये जो हमें अब नहीं मिलते हैं, उनके ख़त्म होने की क्या वजूहात हैं। व्हेन दे लूज देयर हैबिटेट्स दे हैव नो हियर टू लिव, यानी अगर वो यानी जो उनके जैसे कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे परिंदे हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो दरख्तों पे अपने घर बनाते हैं, दरख्तों पे रहते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग दरख्तों को ही काट देंगे तो फिर वो कहाँ पे रहेंगे, डेफिनेटली फिर वो डेड हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है वो हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। यही इसकी वजह है। दे हैव नो हेयर टू लिव, यानी फिर उसके बाद वो कहाँ पे रहेंगे। मैनी डू नॉट सर्वाइव, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जानवर हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, वो हमें दोबारा देखने को नहीं मिलते हैं। सम आर बिकम एग्जिट बिकॉज, इसकी क्या वजह है, पीपल किल दैम फॉर फूड, और कुछ इसकी दूसरी वजह ये है कि हम लोग जो है वो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग अपनी खुराक के लिए जो है उसको मार देते हैं, उसका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्वांटिटी है उसमें कमी आ जाती है, और क्वांटिटी में कमी आने की वजह से वो फिर जानवर जो है वो यहाँ से ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं। सम पीपल शूट एनिमल फॉर फन, इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो फ़न के लिए शिकार करते हैं जानवरों का। एंड मैंने कुछ भी काम, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो एग्जिट हो जाते हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ दिस गोज़ ऑन, यानी जिसकी वजह से वो मज़ीद जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। Many animals are hunted for either for horns, tusks or skin, और बहुत सारे जो जानवर हैं उनको हम लोग hunted यानी उनका शिकार करते हैं, उनकी खाल वगैरह के लिए, उनके ये जो सींग होते हैं, उनके दांत होते हैं, जैसे हाथी के जो बड़े बड़े दांत हैं उनकी वजह से लोग जो है उसका शिकार करते हैं। कुछ लोग हैं जो हैं उनकी स्किन के लिए यानी ये जो लेदर वगैरह के लिए उनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से वो जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी बहुत साल पहले, ये गिनेटिक रेप्टाइल्स था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कॉल्ड डायनासोर रोम द अर्थ, यानी ये डायनासोर की शक्ल में था, बहुत बड़ा जो कि गिनेटिक रेप्टाइल था, वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। उसकी क्या वजह है, जैसे आपने पहले फिल्मों वगैरह में, मूवीज़ में भी देखा होगा कि बड़े बड़े डायनासोर थे, लेकिन अब वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उसकी क्या वजह है, यानी साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट हैव डिफरेंट थीरीज़, यानी इसके बारे में उनकी जो है डिफरेंट थीरीज़ हैं, डिफरेंट जो है उनकी वो यहाँ पे थीरीज़ हैं। वो क्या कहते हैं, अबाउट हाउ दे बिकेम एग्जिट सडनली, यानी वो कैसे यहाँ से एकदम अचानक से वो ख़त्म हो गए हैं, उसकी क्या वजह है। सम से डैट व्हेन द आइस एज केम, यानी जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, द अर्थ बिकम वेरी कोल्ड, और ज़मीन जो है वो बहुत ठंडी हो जाती है, एंड इट्स कवर्ड विद स्नो, और ये जो है ये स्नो यानी बर्फ़ के साथ जो है वो कवर हो जाती है। एंड दिस चेंज, और ये जो तब्दीली होती है, द डायनासोर्स हैबिटेट, यानी उसकी जो रिहाइश गाह होती है, उसकी जो पनाह गाह होती है, उसको डायनासोर की उसको चेंज कर देती है, एंड बिकम एग्जिस्ट, और यानी उसको ख़राब कर देती है, उसको तबाह कर देती है, जिसकी वजह से वो जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो गए हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन पे बर्फ़ पड़ने की वजह से, ज़मीन पे बर्फ़ की तह लगने की वजह से ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाती है, और वो बर्फ़ के साथ जो है वो कवर हो जाती है, और उसका जो कवर हो जाना है बर्फ़ की वजह से, उसकी वजह से उनके जो हैबिटेट्स हैं, उनकी जो रिहाइश गाह है वो यानी चेंज हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, वो तबाह हो जाती है, उसकी वजह से वो डायनासोर जो है वो भी यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। बट सम सेज अ गाइंट एस्टेरॉयड फीड ऑन अर्थ फ्रॉम द स्पेस लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। इसी तरह उसने कहा है कि ये जो हमारे जो है गाइंट एस्टेरॉयड है फेल ऑन अर्थ, यानी ये जो निज़ाम शमसी में कुछ ऐसे सियारे हैं जो ज़मीन पे यानी ज़मीन पे जिनका बहुत ज़्यादा गर्मी डालने की वजह से, उनका ज़मीन पे पड़ने की वजह से हमारा जो है वो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया है, और इस क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से
ये जो जानवर हैं ये ज़मीन से ख़त्म हो गए हैं। इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री हाउ मिलियंस ऑफ डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्राम द अर्थ। यानी ये भी एक वजह हो सकती है, ये निज़ाम शमसी में जो हमारा जो क्लाइमेट है उसके चेंज होने की वजह से, ज़मीन पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, या उसके ज़मीन को उसके ऊपर वो जो सियारा गिरने की वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उसकी वजह से ये यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव आल्सो बिकम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द मिसयूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन। और इसकी एक और वजह है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो इस ज़मीन से ख़त्म हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना उनका हम लोग मिसयूज़ करते हैं, और उसका मिसयूज़ होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। समार ये जैसे ये गोल्डन टॉट है, यानी ये देखिए गोल्डन कलर का ये जो मेंढक है ये भी यहाँ अब हमें देखने को नहीं मिलता है। बाईजी डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन की एक टाइप है, ये भी हमें अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। उसकी वजह क्या है कि जो रिवर प्लूटेड है, यानी दरियाओं वगैरह के जो वाटर है उसके प्लूटेड होने की वजह से ये जो है ये ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद जो गौर टाइगर है ये भी जो है ये भी हम देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने इसका यहाँ तो शिकार किया है इसकी स्किन को हासिल करने के लिए, तो जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। नो वी आर गोइंग टू मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यानी अब हम लोग इस यूनिट की एक्सरसाइज को करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स और जो राइट करेक्शन है, करेक्टेड वर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ कंजर्विंग द आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये जो हम लोगों ने यूनिट पढ़ी है कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे महफूज कर सकते हैं, उनको कैसे उसको बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं। तो अब हम लोग उसकी जो है वो एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज़, अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज आवर एनवायरनमेंट चेंज, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसकी तब्दीली की क्या वजूहात हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमने जैसे पढ़ा था कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट होता है कि हर वो चीज़ जो है जो लिविंग थिंग्स पे अफेक्ट करती है, उसको घेरती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है। एवरीथिंग दैट surrounds a living thing is called environment, यानी हर वो चीज़ जो है जो लिविंग थिंग्स पे इफ़ेक्ट करती है उसको इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद आता है इट चेंज। अब ये कैसे चेंज होती है? इट चेंज ड्यू टू ये चेंज होती है, उसकी क्या वजूहात है, इसकी जो तब्दीली आती है उसकी क्या वजूहात है। इट चेंज ड्यू टू वेरियस, यानी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वेरियस फैक्टर्स हैं। इट्स चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। टू मच, यानी बहुत ज़्यादा जो वेस्टेज होता है किसी भी चीज़ का। टू मच फ्लड्स, यानी अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तब भी हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा। अगर ड्राउट्स यानी खुश्क साली वगैरह आ जाएगी तो तब भी हमारा इन्वायरमेंट जो है इससे इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स हैं, यानी अगर जंगलात वगैरह में आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है। और ये तमाम जो हैं जी ये नेचर्स वे हैं जिसकी वजह से ऑफ चेंजिंग द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। इसमें उसने क्या कहा है, या तो फ्लड के आ जाने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। इसी तरह अगर खुश्क साली आ जाए तो उसकी वजह से भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा। अगर जंगलात वगैरह में आग लग जाए तो उसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट जो है उससे जो है वो चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट डज एग्जिस्ट मीन्स, यानी ये जो ख़त्म हो जाना है जानवरों का उसका क्या मतलब है। व्हाट डज एग्जिस्टेंस मीन्स, इसका मतलब है कि अब ये जो जानवर हैं वो यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब। लिविंग थिंग्स that are no longer found on earth are said to be extinct, यानी वो ख़त्म हो रही हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा दोबारा उनको ना देखने की वजूहात क्या है। बिकॉज देयर आर मैनी डिफरेंट रीज़न्स, यानी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं, डिफरेंट रीज़न्स हैं which may lead to their extinction, यानी उनके ख़त्म होने की बहुत सारी जो हैं वो वजूहात हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ा था कुछ लोग उसको शिकार करते हैं उनकी स्किन वगैरह के लिए, कुछ लोग जो है वो जैसे मारखोर है उसके सींग वगैरह के लिए उनको जो है वो शिकार करते हैं। इसी तरह कुछ जो एलिफेंट्स हैं उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं उनके शिकार के लिए, उसको जो है उनको पाने के लिए, यानी कि उनके दांतों को जो है वो अपने लिए अपने पास रखने के लिए वो जो है वो उनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रही है। नेक्स्ट है हाउ डू एनिमल्स बिकम एग्जिस्ट, यानी एनिमल्स जो हैं वो कैसे जो है वो इस ज़मीन से ख़त्म हो रही हैं, उसकी क्या वजह है। नंबर 1 है हाउ डू एनिमल्स बिकम एग्जिस्ट। नंबर 1 व्हेन दे lose their habitats, they have nowhere to live, यानी अगर हम लोग उनकी रिहाइश गाह, यानी अगर वो जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे कुछ जानवर जहाँ वो दरख्तों वगैरह पे रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग दरख्तों को ही काट देंगे तो वो फिर कहाँ रहेंगे, जिसकी वजह से उनके ख़त्म होने की ये भी एक वजह है। नंबर 2 इज़ सम आर बिकमिंग extinct because people kill them for food, यानी लोग जो हैं वो उसको अपनी खुराक के लिए उसको जो है वो शिकार करते हैं, उसको मार देते हैं। एंड द नंबर 3 पॉइंट इज़ मैनी एनिमल्स, यानी बहुत सारे जो जानवर हैं, मैनी एनिमल्स आर हंटेड, यानी उनका शिकार किया जाता है। मैनी एनिमल्स आर हंटेड, उनका शिकार किया जाता है फॉर आइदर यानी उनकी जो है वो उनके जो सींग हैं उनके लिए, उनके हॉर्न्स के लिए या उनके दांत वगैरह के लिए जो है उनका शिकार किया जाता है, और स्किन या उनकी जो स्किन होती है उसको गेन करने के लिए उनका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, यानी कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं तो उनको सूटेबल वर्ड्स के साथ आप लोगों ने फिलअप करना है।
एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड, यानी हर वो चीज़ जो लिविंग थिंग्स पे अफेक्ट करती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। उसको इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर, यानी पौधे और जानवर जो हैं, आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये फिलिंग द ब्लैंक्स थी, यानी ये जो हैं पौधे और जो जानवर हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल डॉल्फिन फाउंड इन द इंडस रिवर, यानी बहुत छोटी जो डॉल्फिन फ़िश थी ना वो इंडस रिवर में जो हमें मिली थी इन पाकिस्तान में, लेकिन रिवर के पोल्यूटेड होने की वजह से वहाँ का जो पानी था वो पोल्यूटेड हो गया था, हार्मफुल पानी की वजह से वो जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गई। लिविंग थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन अर्थ आर सेड टू बी एक्सिटिंक्ट, यानी उसको हम लोग कहते हैं यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5, पोल्यूशंस दैट चेंज द एनवायरनमेंट टू, यानी पोल्यूशन जो है वो चेंज करती है हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं उनको जो है आपने चूज़ करना है करेक्ट। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट और पोल्यूशन, यानी हर जो चीज़ जो है अगर जो लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट करती है, जो उसको घेरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज द डैश रिलीज हार्मफुल मटेरियल इन द एयर, प्लास्टिक और व्हीकल्स, यानी गाड़ियाँ जो हैं वो हार्मफुल जो मटेरियल होता है वो हवा में छोड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हवा है वो पोल्यूटेड हो जाती है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से पोल्यूशन का शिकार हो जाता है। एन अडल्ट डॉल्फिन वेट अप टू, यानी जो एक अडल्ट डॉल्फिन होती है उसका वेट कितना होता है, अप टू 20 kg, 20 kg होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाउ मैनी डॉल्फिन्स आर लेफ्ट, यानी कितनी जो डॉल्फिन्स हैं ना वो लेफ्ट यानी पीछे रह गई हैं, तो वो हैं 600। नेक्स्ट इज़ डैश एंड डैश आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कौन कौन सी दो हैं चीज़ें, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पेंसिल आर वुड, इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्टली फिल आएगी, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। एनिमल्स एंड प्लांट्स ये जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ये थी करेक्ट ऑप्शंस, यानी दो ऑप्शंस दी हुई थी जिनमें से हमने करेक्ट को सिलेक्ट करना था और उसको उसके साथ हम लोगों ने जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी उनको फिल करना था। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। अब हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरिंग द न्यू वोकैबुलरी आ रही है, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आप लोगों ने वोकैबुलरी यानी उनके मीनिंग्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। शेल्टर क्या होता है, अ प्लेस टू लिव, यानी वो जगह जहाँ हम लोग रहते हैं, जो जैसे हमारे घर हैं तो वो हमारे लिए शेल्टर हैं। ओके, उसके बाद व्हीकल है, अ थिंग्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल आर गुड स्पेशली ऑन लैंड सच एज अ कार, लॉरी और अ कार्ट, यानी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम गाड़ियाँ जो लोगों को, जो चीज़ों को उस ज़मीन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको हम लोग व्हीकल का नाम देते हैं। वुड पल्प, यानी वुड आर प्लांट्स फाइबर दैट इज़ क्रश्ड टू मेक पेपर, यानी ये एक ऐसा लकड़ी की एक छाल होती है जिसको हम लोग जो है वो पेपर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वुड पल्प का नाम देते हैं। एनर्जी, द पावर दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी चेंज इनटू समथिंग सच एज हीट एंड मूवमेंट और लाइट, यानी एनर्जी वो क्या है, एक ऐसी पावर है जिसको फिजिकल थिंग्स को जो है, यानी आप देखें जैसे हमने पढ़ा था कि जो एल्यूमिनियम वगैरह की चीज़ें होती हैं उसको जो है रिसाइकल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह का है कि ये एक ऐसी पावर होती है जो फिजिकल थिंग्स को जो चेंज करती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, उसको अब एनर्जी जो है वो हीट की तरह शक्ल में दी जाती है। मूवमेंट और लाइट, यानी या तो उसको मूवमेंट यानी इसको हीट किया जाता है ताकि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं।
फर्टिलाइज़र है नेचुरल मटेरियल है डेट इज़ एडिड टू सोल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, यानी फर्टिलाइज़र जो है एक ऐसा नेचुरल सोर्सेज है जिसको ज़मीन पे ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो बेहतर तरीके से होती है। एस्टेरॉयड अ पीस ऑफ रॉक इन स्पेस फ्लोटिंग अराउंड द सन, यानी एक ऐसी जो है रॉक है ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से हम स्पेस में, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, और उसके चेंज होने की वजह से बहुत सारे जानवर जो हैं वो यहाँ से ज़मीन से ख़त्म हो रहे हैं। एक्सिट व्हेन एनिमल्स आर प्लांट्स सीज टू एग्जिस्ट, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं, वो या इसे हमें दोबारा देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इसके वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं। उसके वेस्टेज को रोकने के लिए हम लोगों ने 3 R's के बारे में पढ़ा, यानी उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और उसकी कैसे रीसाइक्लिंग कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने 3 R's का नाम दिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, इस यूनिट में हमने पढ़ा कि जो यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होने की वजह से, हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से वो यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने यूनिट नंबर 3 में पढ़े। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से सीख लिया होगा। यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स करेक्टली वाइजली। उसके बाद हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 4, in this unit we read about the goods and services, यानी हम लोग इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कुछ चीज़ें और कुछ जो सर्विसेज हैं। गुड्स और सर्विसेज में हम लोग क्या फ़र्क है वो भी इस यूनिट में पढ़ेंगे, और गुड्स जो हैं वो क्या हैं, सर्विसेज वो क्या हैं, ये सारा जो है हम लोग इस यूनिट में यूनिट नंबर 4 में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है व्हाट आर गुड्स, यानी चीज़ें क्या हैं, यानी पहले हम लोग जो है वो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट आर गुड्स, चीज़ें क्या हैं। गुड्स आर थिंग्स दैट वी यूज आर कंज्यूम इन आर डेली लाइफ, यानी गुड्स जो है वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं अपनी जो है वो डेली बेसिस पर। यानी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देख लें कि ये ब्रेड वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह है, तो ये जो है ये हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली बेसिस पर, इनको हम लोग कहते हैं ये गुड्स हैं। गुड्स आर थिंग्स दैट वी यूज्ड आर कंज्यूम इन आर डेली लाइफ, यानी हम लोग जो है वो अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल करते हैं। थिंग्स दैट वी कैन सी एंड टच, द बुक्स, बिस्किट, टॉयज, जूस कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड, यानी वो चीज़ें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये बुक है तो ये एक चीज़ है, इसको हम लोग जो है वो टच कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं, ये क्या है, ये गुड्स में आता है। उसी तरह हमारे पास बिस्किट है, टॉयज़ हैं जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं, टॉयज़ हैं तो हम उसको पकड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो ये सारी जो हैं ये गुड्स हैं। जूस है कम इन टू द कैटेगरी ऑफ गुड्स, यानी ये गुड्स की कैटेगरी में आता है। गुड डिस्प्ले इन अ शॉप, यानी आपने देखा है कि ये एक शॉप है तो यहाँ पे चीज़ें कैसे डिस्प्ले हुई हुई हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये गुड्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर सर्विसेज। पहले हमने पढ़ा गुड्स क्या हैं, चीज़ें क्या होती हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर सर्विसेज, यानी सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, यानी गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होती हैं, यानी जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जबकि सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल होती हैं, जिनको हम लोग पकड़ नहीं सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट टच देम, यानी इसका मतलब है कि आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, यानी गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होती हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। जैसे टॉयज़ हैं तो आप उसको पकड़ के उसके साथ खेल सकते हैं, बिस्किट हैं तो आप उसको पकड़ेंगे तो खाएंगे ना, तो वो हमारे पास गुड्स में आता है। इसी तरह सर्विसेज हैं वो इनटेंजिबल में आती हैं, जिसको आप लोग पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। यू पे फॉर द सर्विसेज, और इसी तरह जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसके लिए कुछ पे करते हैं, इसी तरह सर्विसेज हैं, जब
आप लोग सर्विसेज को गेन करेंगे तो उसके बदले में आप उसको कुछ पे करेंगे। व्हेन यू आर अनवेल, यानी जब आप बीमार होते हैं, एंड यू विजिट अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ही ट्रीट्स यू एंड मेक यू वेल, वो आपको चेक करता है और आप जो है उसकी वजह से आप ठीक हो जाते हैं। यू पे हिम फॉर द ट्रीटमेंट, आप जो है इस ट्रीटमेंट से वो जो आपको ट्रीटमेंट करता है उसका आप उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पे करते हैं। यू पे द टेलर फॉर स्टिचिंग योर क्लॉथ्स, इसी तरह टेलर जो है वो आपके कपड़े सिलाई करता है तो आप उसको उसकी वजह है उसकी सिलाई देते हैं, यानी उसको पैसे पे करते हैं। यू पे द मेड फॉर क्लीनिंग योर हाउस, इसी तरह आप जो है वो मेड वगैरह को जो आपके घर की सफाई करती है उसको भी पे करते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन यू बाय अ सर्विस वाइल सिटिंग एट होम, इसी तरह बहुत सारे टाइम्स हैं जिसमें आप सर्विसेज जो हैं वो गेन करते हैं और उसके बदले में आप जो है कुछ ना कुछ पे करते हैं। यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड द टेलीफोन एंड द नेचुरल गैस फॉर होल मंथ एंड यू पे फॉर दीज सर्विसेज बाय पेइंग द बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। और इसी तरह ये जो सारी सर्विसेज हैं इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड नेचुरल गैस, ये आप लोग जो हैं वो सारा महीना यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है आप बिलिंग की शक्ल में इसमें उसको पे करते हैं। उसको ये जो सर्विसेज आपको मिलती हैं आप उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करते हैं। ये हैं सर्विसेज। पहले हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमारे पास आया सर्विसेज। उसके बाद है व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। गुड्स आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज, यानी जो चीज़ें हैं वो मोस्टली फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनती हैं। फैक्ट्रीज़ यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक थिंग्स, और वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। एंड दीज रिसोर्सेज आर इन देयर रॉ फॉर्म, यानी पहले जो वो रिसोर्सेज होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स में आती हैं जो हम लोग जो है उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रिपेयर्ड इनटू समथिंग विच कैन बी सोल्ड एज गुड, यानी वो कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो बाद में सेल होती है, यानी जो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाती है और उसको बाद में सेल कर दिया जाता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, यानी पेपर जो है वो लकड़ी से बनता है। क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन और वूल, इसी तरह जो कपड़ा है वो या तो कॉटन से बनता है या वूल वगैरह से। तो ये जो है ये पहले एक रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो फिर उसके बाद वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऑयल, सॉल्ट, वाटर एंड कोल आर यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, यानी इसी तरह ऑयल जो है, सॉल्ट, वाटर और जो है कोयल वगैरह जो है इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए। ऑयल, कोयल एंड वाटर आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नॉट ऑल गुड्स आर प्रीपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी तमाम जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्रीज में नहीं बनती। सम आर प्रीपेयर्ड इन वर्कशॉप्स, और कुछ जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह में बनाई जाती हैं। गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कैसे चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। डिड यू एवर थिंक अबाउट वेयर ऑल द गुड्स इन योर नेबरहुड आर स्टोर शेल्फ्स कम फ्रॉम, यानी आपको पता है ये जो आपके नेबरहुड्स यानी आपके शेल्फ्स वगैरह में जो चीज़ें पड़ी हैं वो कहाँ से आती हैं। डू यू थिंक द गुड्स वर मेड इन द स्टोर, यानी कि आप इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से यानी किस स्टोर से बनती हैं। एक्चुअली ईच goes through a long process before it reach the store shelf, यानी ये जो चीज़ें स्टोर के शेल्फ वगैरह में पड़ी होती हैं ना ये एक लंबे प्रोसेस से गुजर के आती हैं। मैनी पीपल हैव्स टू ब्रिंग इट टू देयर स्टोर, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं तो फिर जाके ये हमें फिनिश गुड्स में मिलती हैं। मैनी ऑफ दीज आइटम्स ट्रैवल माइल्स टू रीच द स्टोर, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा माइल्स यानी ट्रैवल करने के बाद जो है वो स्टोर में आती हैं। सम ट्रैवल फ्राम अदर कंट्रीज़, यानी कुछ जो है वो दूसरे शहरों से हासिल होती हैं। क्रॉस द लैंड एंड थ्रू ओशंस बाय ट्रक्स, बोट, शिप्स एंड ट्रेन्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, बाहर के मुल्क से, तो वो जो है वो या तो यानी उनके ट्रक्स वगैरह में या बोट्स यानी शिप वगैरह में या ट्रेन के थ्रू उनको जो है वो लाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है वो हमारे यूज़ के लिए यहाँ पे हमें अवेलेबल होती हैं। गुड्स डिस्प्ले इन अ शॉप, यानी ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे शॉप वगैरह में डिस्प्ले हो रही हैं ये कहाँ कहाँ से आती हैं हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है कार्गो शिप, यानी ये देखिए ये जो कार्गो शिप है ये कैसे चीज़ों को
वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसी तरह के ये कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स जो हैं वो भी इसमें चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रैवल करते हैं, उनको लेके जाते हैं। उसके बाद ये कार्गो ट्रेन है, कार्गो ट्रेन भी है, ये भी चीज़ों से जो है वो हमारी जो डेली बेसिस की होती हैं या हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है इन यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग टू अर्न, यानी वो काम जिससे हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, वर्किंग टू अर्न। नंबर 1 एंड जॉब्स एंड प्रोफेशंस, यानी हमारी जो जॉब है या हमारा जो प्रोफेशन है उसको हम लोग क्यों अपनाते हैं? डेफिनेटली कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ जो है कमाने के लिए। डिड यू नो दैट ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्स टू, यानी क्या आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी जो हम लोग हैं ये भी हम लोग एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पीपल वर्क टू अर्न मनी, यानी लोग जो हैं वो काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। दे हैव टू सेलेक्ट द प्रोफेशन विच सूट फॉर दैम द मोस्ट, यानी वो ऐसे प्रोफेशन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, वो चूज़ करते हैं जो उनके लिए सूटेबल होता है, जो उनके लिए जो है वो उनकी जो प्रोफेशन है, जो उनकी तालीम है उससे वो सूट करता है, यानी उसके लिए वो उससे मैच करता है। पीपल हु वर्क रेगुलरली टू अर्न मनी आर सेड टू हैव अ जॉब, यानी जो रेगुलरली काम करते हैं लोग पैसे कमाने के लिए, यानी उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये जॉब करते हैं। इन ईच प्रोफेशन, यानी हर जो पेशा है लाइक मेडिसिन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, पीपल आर ट्रेन टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज़, यानी लोग जो हैं वो उस प्रोफेशन में ट्रेंड हुए होते हैं, उनको उसकी नौ होती है जिसकी वजह से वो उस प्रोफेशन में काम करते हैं, उस प्रोफेशन में ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, यानी उनको प्रोफेशनल्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशंस हैं, एक साइड पे सर्जन है, दूसरी साइड पे डॉक्टर है। ये सर्जन अ पर्सन होता है जो परफॉर्म करता है मेडिकल ऑपरेशंस, यानी जो ऑपरेशन वगैरह में जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं ये सर्जन है, ये सर्जन स्पेशलिस्ट है, ये इसका प्रोफेशन क्या है, ये सर्जरी करता है। दूसरी साइड पे है डॉक्टर, अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक आर इंजर्ड, यानी दूसरी साइड पे ये डॉक्टर है जो लोग बीमार होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं उनको जो है वो ट्रीट करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में वो पैसे कमाता है। नेक्स्ट है फार्मिंग प्रोफेशन, यानी फार्मर वगैरह, ए पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स, यानी किसान वगैरह जो हैं वो फसलें उगाते हैं, तो वो जब फसलें उगती हैं जब वो मार्केट में आती हैं तो उसके बदले में वो उससे पैसा कमाते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन, यानी ये जो घर वगैरह बनाते हैं, मैसन वगैरह, मिस्त्री वगैरह जो होते हैं। अ पर्सन हु बिल्ड आवर हाउसेज, यानी जो हमारे घर वगैरह बनाते हैं वो भी एक प्रोफेशन है, उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, वो अर्निंग पर्पस के लिए यानी पैसे कमाने के लिए वो जो है ये प्रोफेशन को अपनाते हैं। उसके बाद है मैनी पीपल कैन वर्क इन वन इंस्टीट्यूशन, यानी ये बहुत सारे लोग जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन में मिल के काम करते हैं। दे मे ऑल हैव डिफरेंट जॉब्स, यानी एक ही प्रोफेशन में एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं लेकिन उनकी जॉब्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जिसमें है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में काम करता है लेकिन उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसका जो काम है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी उसका काम जो है वो टीचर से तो मुख्तलिफ होता है लेकिन वो एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही अदारे में काम करते हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन भी स्कूल में काम करते हैं लेकिन उसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो टीचर की ड्यूटीज़ से डिफरेंट है। इसी तरह क्लर्क है, तो क्लर्क जो है वो ऑफिस वर्क को हैंडल करते हैं, उसकी भी स्कूल में ड्यूटी होती है लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी जो जॉब कैटेगरी है वो जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। जैनिटर है, यानी जो स्कूल की सफाई वगैरह करते हैं वो भी उसकी ड्यूटीज़ भी जो हैं वो दूसरे जो लोग हैं उनकी ड्यूटीज़ से मुख्तलिफ है। सिक्योरिटी गार्ड है, और उसके बाद गेम्स टीचर्स हैं, यानी ये तमाम टीचर जो हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं लेकिन इन सब की जो ड्यूटीज़ हैं, इन सब की जो जॉब है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देयर आर
स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, यानी यहाँ पे कुछ स्किल्ड वर्कर होते हैं और कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। स्किल्ड वर्कर आर ट्रेन टू डू देयर जॉब्स, यानी जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं, वो अपने काम पे महारत रखते हैं, अपनी जो उनकी जॉब्स होती हैं उसके ऊपर वो ट्रेन होते हैं। दे यूज़ टूल्स, दे वर्क विद देयर हैंड्स बाय यूजिंग टूल, यानी ये जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स को यूज़ करते हैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। वो अपने हाथों से काम करते हैं उन टूल्स की मदद के साथ। जैसे इलेक्ट्रिशियन हैं तो इलेक्ट्रिशियंस के भी डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनके साथ वो बिजली का काम करते हैं। मैसन है, मैसन जो है उसके भी जो टूल्स होते हैं जिनके साथ वो घर वगैरह को बनाता है। तो उसके बाद टेलर है, टेलर जो है वो सिंग मशीन को इस्तेमाल करता है, यानी ये उसके लिए एक टूल है जिससे वो पैसे कमाने के लिए जो है उसका इस्तेमाल करता है, उससे वो कपड़े सिलाई करता है। उसके बाद मैकेनिक है, तो मैकेनिक के भी टूल्स होते हैं जिसके साथ वो जो है अपनी मैकेनिक की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अनस्किल्ड वर्कर्स टू डू मैनुअल लेबर, दे आर नॉट ट्रेन, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं और वो जो है वो भी अपनी हाथों से काम करते हैं लेकिन वो मैनुअली करते हैं, यानी वो किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते। अब वो कौन से हैं? कॉबलर है, यानी ये जो जूते वगैरह गांठते हैं, ये अनस्किल्ड वर्कर्स में आते हैं और ये अपने हाथों से काम करते हैं। इसी तरह लेबर है, यानी ये जो ये चीज़ें एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो शिफ्ट करते हैं लोग, ये भी अपने हाथों से काम करते हैं। ये कोई किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। उसी तरह ये पेंटर है, पेंटर जो है ये भी ये जो घर में वाइट वॉश वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, तो ये भी अपने हाथों से इसको काम करते हैं, यानी ये अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। और ये कोई भी जो है ये काम कर सकता है, इसमें किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी वो लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट यानी उनको हम लोग कहते हैं ये जो है ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, यानी ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। देयर आर पीपल हु वर्किंग फॉर कम्युनिटी लाइक मिल्कमैन, गार्डनियर, स्वीपर एंड गार्बेज कलेक्टर। कुछ ऐसे हैं जो कम्युनिटी में काम करते हैं, यानी उनका काम होता है जैसे ये गार्डनियर है, मिल्कमैन है, स्वीपर वगैरह है, यानी रोड्स और गलियों की सफाई करने वाले, ये कम्युनिटी की शक्ल में काम करते हैं। और ये भी जो है गार्बेज कलेक्टर, यानी जो हमारे घर का कूड़ा करकट होता है जो उसको कलेक्ट करते हैं, तो ये कम्युनिटी बनी होती है, ये कम्युनिटी की शक्ल में काम करते हैं। ये भी एक टाइप है, यानी पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ये कम्युनिटी के बारे में पढ़ा जो मिल के काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं, सम पीपल वर्क विद मशीन्स एंड कीप दैम इन गुड कंडीशंस, दे आर कॉल्ड टेक्नीशियन, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली काम करते हैं, जो मशीन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का यूज़ करते हैं और उसको जो है वो अच्छी कंडीशन में रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ये टेक्नीशियंस हैं। ये भी एक जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ टाइप है काम करने की। एवरीबॉडी वर्क्स टू अर्न मनी, हर कोई जो है वो किस लिए काम करता है? डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए काम करता है। विद दिस मनी दे कैन बाय व्हाट दे वांट, और वो जो पैसे कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो वो चाहते हैं। विद दिस मनी, यानी वो जो पैसा वो कमाते हैं, दे कैन बाय, वो ख़रीद सकते हैं व्हाट दे वांट, यानी जो वो ख़रीदना चाहते हैं, जो उनकी ज़रूरत है उसको ख़रीदने के लिए वो फिर ये सारे काम करते हैं। अब इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने गुड्स के बारे में पढ़ा, सर्विसेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे वर्कर्स हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या वो टेक्नीशियंस हैं या वो फिर जो है वो कम्युनिटी के तौर पर काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम लोग जो हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट आर गुड्स, यानी चीज़ें। हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स जो होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है वो पकड़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि टॉयज़ वगैरह जो हैं वो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। और सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या हैं? गुड्स आर थिंग्स, यानी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? आर टेंजिबल्स होती हैं। गुड्स आर थिंग्स डैट वी यूज़, जिसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आर कंज्यूम, या उसको
इन आर डेली लाइफ, हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। इन आर डेली लाइफ दोज थिंग्स, ये जो चीज़ें होती हैं, दोज थिंग्स विच वी कैन सी, यानी वो ये चीज़ें हैं विच कैन सी, जिनको हम लोग जो है वो देख सकते हैं, एंड टच, और उनको टच कर सकते हैं। कैटेगरी, यानी ये किसकी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी ऑफ गुड्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, टॉयज़ हैं, जूसेस हैं एंड बुक्स वगैरह, ये सारी क्या हैं, ये चीज़ें हैं, ये गुड्स हैं। उसके बाद आ रहा है व्हाट आर सर्विसेज। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, यानी वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, that means you cannot touch, यानी आप जो है इनको टच नहीं कर सकते। You cannot touch them, यानी आप इनको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने एग्ज़ाम्पल दी है कि वी पे, हम लोग जो हैं वो पे करते हैं, वी पे द टेलर, यानी जो हमारे कपड़े सिलाई करता है दर्जी, हम उसको पे करते हैं फॉर स्टिचिंग आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े जो सिलाई करता है उसको हम लोग उसके बदले में पे करते हैं। इसी तरह वी पे द मेड फॉर क्लीनिंग आवर हाउस, यानी हम लोग जो मेड वगैरह है उसको पे करते हैं किसके बदले में, कि वो हमारे घर की सफाई करती है। तो वो कहते हैं कि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बदले में हम उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, हाउ डू अनस्किल्ड वर्कर डू वर्क, यानी जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स डू मैनुअल लेबर, यानी जो वर्कर्स होते हैं ना, डू मैनुअल, यानी वो हाथ से काम करते हैं। मैनुअल लेबर, ये हाथ से काम करने वाले होते हैं। दे आर नॉट ट्रेन्ड, यानी ये ट्रेंड नहीं होते हैं, ये कोई भी काम कर सकते हैं। द एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या दी है उन्होंने, द एग्जाम्पल ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, यानी जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। वर्कर्स आर, अनस्किल्ड वर्कर्स आर कॉबलर, यानी ये जो जूते काटने वगैरह वाले होते हैं। उसके बाद लेबरर, यानी ये जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें उठा के लेके जा सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है, यानी उसके लिए किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है। एंड पेंटर वगैरह है, यानी ये जो घर की वाइट वॉश वगैरह करते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है, उसमें किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। नेक्स्ट आर हु आर द स्किल्ड वर्कर्स, यानी स्किल्ड वर्कर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। स्किल्ड वर्कर्स यानी जिनके पास एक ख़ास स्पेशलिटी होती है, यानी वो किसी काम में जो है वो अपने काम में माहिर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ये स्किल्ड वर्कर्स हैं। हु आर स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स आर ट्रेन्ड, यानी ये अपने काम में जो है वो माहिर होते हैं। टू डू their jobs, they use tools, यानी वो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। they work
they work with their hands by using, यानी वो अपने हाथ से काम करते हैं लेकिन डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, by using tools. द एग्जाम्पल ऑफ स्किल्ड वर्कर्स की, अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस है, उसके बाद टेलर है एंड मैकेनिक हैं. ये सारे जो हैं ये अपने काम में ट्रेंड्स होते हैं और वो डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जो है वो काम करते हैं. अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी ये जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ें और उसमें जो करेक्ट ऑप्शंस है उसको चूज़ करें. गुड डिस्प्लेड इन शॉप्स आर हॉस्पिटल्स. इन शॉप्स यानी चीज़ें जो हैं वो आपको कहाँ डिस्प्ले मिलती हैं? शॉप्स में. हॉस्पिटल में तो हम लोग जब बीमार होते हैं तब जाते हैं ना, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शॉप्स. वी यूज़ एंड कंज्यूम इन आर डेली लाइफ सर्विसेज आर गुड्स, यानी हम लोग अपनी डेली लाइफ में किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? गुड्स को. सर्विसेज तो हम लोगों को कभी कभी चाहिए होती हैं लेकिन गुड्स जो हैं वो डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं. पीपल आर ट्रेन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स आर वर्कर. उसको हम लोग जो है वो प्रोफेशनल्स कहते हैं, यानी जो प्रोफेशनली डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं उसको कहते हैं ये प्रोफेशनल्स हैं. नेक्स्ट है पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर कॉल्ड प्राइवेट डिपार्टमेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट. उनको कहते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी जो गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं, जो सरकारी जो दफातर हैं उनमें काम करते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं. नेक्स्ट है अनस्किल्ड वर्कर्स डू देयर वर्क विद मैनुअली आर ट्रेन. जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो अपना काम मैनुअली करते हैं, यानी ये जो लेबर्स वगैरह हैं, ये जो एक जगह से जो वज़न वगैरह थैले वगैरह होते हैं आटे के चीनी के, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो है वो रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ये मैनुअली काम करते हैं, ये अनस्किल्ड वर्कर्स हैं. अब हमारे पास आ रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स. एवरीबॉडी वर्क टू अर्न मनी, यानी हर कोई किस लिए काम करता है? पैसे कमाने के लिए. टू अर्न मनी. गुड्स आर इंटेंजिबल, दैट मीन यू कैनॉट. गुड्स आर थिंग्स, यानी गुड्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं दैट वी यूज़ आर कंज्यूम इन आर डेली बेसिस, यानी हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग जो है इनको इस्तेमाल करते हैं. गुड्स आर थिंग्स. नेक्स्ट है सर्विसेज आर इंटेंजिबल. सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल्स हैं, दैट मीन्स यू कैन नॉट टच दैम, यानी आप उनको टच नहीं कर सकते हैं. गुड्स आर यूजुअली मेड इन, यानी जो गुड्स हैं आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज वगैरह में जो है वो बनती हैं. नेक्स्ट है अनस्किल्ड वर्कर्स डू मैनुअल लेबर, यानी वो हाथ से काम करते हैं. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली. यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने गुड्स के बारे में पढ़ा, सर्विसेज के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है वो हम लोगों को उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थी, उसके कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, फिलिंग द ब्लैंक्स थी, करेक्ट ऑप्शंस थी. तो ये सारे जो हम लोगों ने इस यूनिट में हम लोगों ने कंप्लीट किया. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी. इस यूनिट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जो है उनके मीनिंग्स हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं. नंबर 1 इज़ प्रोसेस, अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, यानी प्रोसेस एक ऐसी सीरीज़ है काम करने की जिसमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल होता है. एक काम यानी एक प्रोसेस चलता है कि प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, उससे एक फिनिश गुड बनती है. अनलिमिटेड विद नो लिमिट्स रिलेटिंग टू अमाउंट, टाइम एंड फ्रीडम, यानी अनलिमिटेड कहते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, अमाउंट यानी पैसों की, टाइम की और फ्रीडम की. उसके बाद अवेलेबल, एबल टू ऑब्टेन एंड टेक ऑन यूज़, यानी इसमें जो हम लोग कहते हैं अवेलेबल किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ की मौजूदगी या उसका इस्तेमाल, तो हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना. उसके बाद प्रोफेशनल्स, वन हु हैज़ स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस टू डू अ पर्टिकुलर जॉब,
यानी इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी स्पेशल स्किल्स होती हैं एंड क्वालिफिकेशंस होती है, जिससे वो एक पर्टिकुलर जॉब यानी अपने प्रोफेशन की जो जॉब है उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्किल्स में आता है पर्टिकुलर एबिलिटी इन्वॉल्विंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, यानी इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, जिसमें हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ की, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं ये इसमें ये एबिलिटी है, इसमें ये स्किल है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अ बैंक, यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल्स, यानी बहुत बड़े जो अदारे होते हैं जिसमें बैंक है, यूनिवर्सिटी है एंड हॉस्पिटल्स हैं, तो हम इसको कहते हैं ये हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। मैनुअल यानी फिजिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ योर हैंड्स, यानी इसमें जो फिजिकली वर्क होता है जिसमें आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग मैनुअली वर्क करते हैं, यानी जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ये मैनुअल है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। मूव ऑन द यूनिट नंबर 5। इन यूनिट नंबर 5 वी रीड अबाउट हेल्दी लिविंग, यानी हाउ टू लिव हेल्दी, यानी हम लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू लिव हेल्दी, यानी हम लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले बच्चों आता है हेल्दी हैबिट्स, यानी वो आदत जो हम लोगों को हेल्दी रख सकती हैं, जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, यानी हमें सेहतमंद रहने के लिए अपनी जो बॉडी है उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट क्लीन इट, अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, वी माइट गेट सिक, तो हम लोग जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। देयरफॉर यही वजह है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन्स, यानी हमें जो है वो अपनी पर्सनल जो हाइजीन्स हैं उनकी जो है उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सम हैबिट्स दैट विल हेल्प अस इन स्टेइंग हेल्दी, यहाँ पे कुछ ऐसी आदत हैं जिसको हम लोग अगर अपनी आदत ये हैं इनको अपना लें तो हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी अपने जो दांत हैं उनको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, जो एक अच्छी आदत है जो हमें हेल्दी रख सकती है। वॉशिंग योर हैंड बिफोर एवरी मील, यानी जब भी आप खाना खाना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। एक्सरसाइजिंग डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लें, जिससे आप लोग हेल्दी रह सकते हैं। टेकिंग अ बाथ एवरी डे, यानी डेली बेसिस पे आप बाथ लें, नहाएं। कीपिंग योर नेल्स एंड आवर ईयर्स क्लीन, अपने नाखूनों को और अपने कानों को साफ़ सुथरा रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें, इसकी वजह से आप हेल्दी रहेंगे। ईटिंग हेल्दी फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें, स्नैक्स वगैरह का इस्तेमाल मत करें। ऐसी फूड लें जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जो आपको हेल्दी रख सकती हैं। ड्रिंकिंग मिल्क ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 दफ़ा आप दूध पिएं, ये भी एक अच्छी आदत है, ये भी आपको हेल्दी रख सकती है। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें। वॉश योर हैंड्स, अपने दांतों को कितनी दफ़ा ब्रश करें दिन में? 2 दफ़ा। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को कब धोएं? वेन एवर यू वांट टू टेक अ मील, यानी जब भी आप खाना खाना चाहते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। उसके बाद एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, आप बीमारियों से महफूज रहेंगे, आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ड्रिंक मिल्क यानी दिन में 2 दफ़ा। ट्वाइस अ डे यू शुड ड्रिंक अ मिल्क, यानी दिन में 2 दफ़ा आपको दूध पीना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है मिसेज़ अना इज़ अ हाउस वाइफ। मिसेज़ अना जो है वो हाउस वाइफ है। शी हैज़ 2 यंग चिल्ड्रन, यानी उसके 2 बच्चे हैं। शी वांट्स हर चिल्ड्रंस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और वो चाहती हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी हों। शी टेल्स हर चिल्ड्रन दैट दे मस्ट हैव फूड विच मेक्स देम ग्रो हेल्दी, यानी वो अपने बच्चों को बताती है कि उन्होंने जो है वो कौन सी खुराक खानी है जिससे वो हेल्दी रहेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो
ग्रो करेंगे। शी गिव्स दैम मिल्क, वो उनको दूध देती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डेली, यानी डेली बेसिस पे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दूध का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो हेल्दी रहेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। शी मेक श्योर दैट दे हैव अ बैलेंस डाइट, उनको वो श्योर करती है कि आपने कैसे जो है वो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है नज़ीर इज़ अ फार्मर, इसी तरह दूसरी साइड पे इसने कहा है नज़ीर इज़ अ फार्मर, यानी वो एक किसान है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है क्योंकि जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है। ही हैज़ अ ब्रेकफास्ट एंड देन गोज़ टू द फील्ड, वो नाश्ता करता है और फिर अपने खेतों में काम के लिए चला जाता है। ही वर्क्स ऑल डे, वो तमाम दिन काम करता है। द सन इज़ वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे, और सूरज जो है वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है दिन के शुरू में ही, लेकिन वो उसमें गर्मी में भी काम करता है। वर्किंग इन द फील्ड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी खेतों वगैरह में काम करना बहुत मुश्किल काम है। नज़ीर कम्स होम टाइड, यानी वो जब वो घर आता है तो वो बहुत थका होता है क्योंकि वो सारा दिन धूप में गर्मी में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, यानी फ़िज़िकली काम करता है। ही स्लीप्स एज सून एज इट इज़ डस्क, यानी वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो सो जाता है क्योंकि जल्दी सोना भी अच्छी आदत है और जल्दी उठना भी अच्छी आदत है। स्लीपिंग अर्ली गिव्स रेस्ट टू हिज बॉडी, यानी जल्दी सो जाने से आपकी बॉडी जो है उसको ज़्यादा रेस्ट मिलती है। दिस प्रिपेयर हिम फॉर डिफ़िकल्ट वर्क्स नेक्स्ट डे, और ये जो है जल्दी सोने की जो आदत है उसको नेक्स्ट डे जो उसका काम होता है उसके लिए उसको प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट है व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन, यानी एक जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मतलब है। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन्स, यानी बैलेंस डाइट का क्या मतलब है। इट मीन्स डैट वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप सो डैट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, यानी हमें इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इस तरह की बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसका है कि हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में लें, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, एक सफिशिएंट जो क्वांटिटी है खुराक की फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, यानी हर तरह की जो खुराक है, जो फूड की जितनी भी इकसाम्स हैं उनको एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हम लोग जो है हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। साइंटिस्ट्स हैव प्रिपेयर्ड अ डायग्राम ऑफ बैलेंस डाइट टू हेल्प अस, यानी एक बैलेंस डाइट की उन्होंने तस्वीर बनाई है जो हमारी मदद करती है। ये देखिए, ये बैलेंस डाइट की एक तस्वीर है। दिस डायग्राम जो है शो अस हाउ मच वी शुड ईट फ्रॉम ईच ग्रुप इन अ डे टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें कितनी ये जो टाइप्स हैं फूड्स की उनमें से कितनी उसकी क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कितना ज़्यादा पोर्शन उन्होंने कवर किया कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेन ग्रुप्स हैं जिसमें दालें हैं और ये फ्लोर, आटा वगैरह, यानी जो बेकरी की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए। रोटी वगैरह है, ब्रेड वगैरह है। उसके बाद हमारे पास मीट एंड बीन्स इन ग्रुप्स हैं, यानी जो हमारे पास गोश्त वगैरह का ये ग्रुप बना हुआ है। ये देखें, इसमें उन्होंने कहा है कि उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन डेयरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये जो है ये सोर्स किसका है, प्रोटीन का सोर्स है, तो उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने इतना ग्राफ बनाया कि इसका जो पोर्शन है वो आपको इतना इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, फूड एंड ड्रिंक्स हैविंग फैट एंड शुगर, और वो चीज़ें जो बेकरी वगैरह यानी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, कि पेस्ट्री, केक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और जो बहुत ज़्यादा फैट होती है, उनका इस्तेमाल जो है वो हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, यानी कम से कम उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है उसमें उन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। उसके बाद ग्रेन्स ग्रुप हैं। नेक्स्ट है मीट एंड बीन्स है, यानी जो हमारे पास गोश्त और जो बीन्स ग्रुप हैं, जो सोर्स है प्रोटीन का, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये उन्होंने उसका ग्राफ बनाया है। नेक्स्ट, लास्ट वन पे उन्होंने कहा है कि वो चीज़ें जिसमें फ़ैट होती है, जो आपको मोटा कर सकती है, या जिसमें शुगर वगैरह होती है, उसका जो है आपको कम से कम मिनिमाइज जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिटेड जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है मूव ऑन द चैप्टर नंबर 4 इन यूनिट नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इन अ डे,
यानी एक दिन में आप जो बैलेंस डाइट है वो क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इन अ डे। बैलेंस डाइट इन अ डे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि बैलेंस मील क्या होता है। वी ऑल नो व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़, यानी हम लोग जो है हम सबको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। टू मेक इट ईजियर फॉर यू, इसको जो है आपके लिए आसान करने के लिए वी विल लिस्ट बिलो व्हाट वी शुड हैव एवरी डे इन ईच मील सो दैट वी हैव अ बैलेंस मील 3 टाइम्स अ डे। यानी हम लोगों को उसकी जो है एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें सुबह नाश्ते में क्या लेना है, उसके बाद जो है हमें जो है हमारा जो लंच है वो क्या होना चाहिए, हमारा डिनर जो है वो क्या होना चाहिए। एक बैलेंस मील जो है उसको 3 टाइम्स जो हम लोग दिन में लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, यानी ये जो है ये एनर्जी से बड़ा होना चाहिए। यानी दिन का आगाज़ जो है वो आप ऐसी एनर्जेटिक मील से करें जो आपको बॉडी को एनर्जी दे। एन एग, ए टोस्ट और अ पराठा, मिल्क, सीरियल्स एंड फ्रूट्स आर गोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी अंडा, टोस्ट है, पराठा है, दूध है, यानी ये दालें वगैरह हैं या फ्रूट्स है जिसको जो है ये गुड सोर्स हैं किसके, एनर्जी के। तो आप लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट में इनका इस्तेमाल करें। उसके बाद है मिड मॉर्निंग स्नैक्स आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट योर एक्टिविटी, फ्रूट्स आर गुड फॉर दैट। यानी जो मिड मॉर्निंग की जो होती है जो स्नैक्स हैं उसमें आपको चाहिए कि आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। जो है फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करने से जो है आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होगी, जिससे आप लोग जो है वो अच्छे से काम कर सकेंगे। उसके बाद लंच है। लंच कैन आइडियली बी चपाती, यानी उसमें रोटी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अ मीट डिश, यानी एक ऐसी डिश होनी चाहिए जिसमें गोश्त वगैरह हो। वेजिटेबल डिश होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। लेंटाइल्स एंड सलाद वगैरह होना चाहिए विद फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो फ्रेश यानी कच्ची जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए सलाद वगैरह की शक्ल में। उसके बाद डिनर है। डिनर शुड बी लाइट, यानी ये लाइट होना चाहिए। उसके बाद इट कुड बी राइस और चपाती, यानी या तो उसमें राइस होने चाहिए, चपाती होनी चाहिए। चिकन और वेजिटेबल्स, करी एंड लेटर अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी इसमें कुछ चिकन या वेजिटेबल्स करी होना चाहिए या ग्लास ऑफ मिल्क होना चाहिए जो डिनर है। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो बैलेंस डाइट है उसमें आप लोग कोशिश करें कि आप डिफरेंट जो टाइप्स के फ्रूट्स हैं या जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी, यानी हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी जो है वो भी हमारी डाइट का कितना ज़रूरी हिस्सा है। कम से कम दिन में 8 ग्लास जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। टू स्टे हेल्दी, यानी हमें सेहतमंद रखने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। यानी हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लोग स्टे हेल्दी, यानी जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू वी गेट अ फूड नाइट स्लीप्स, यानी फूड नाइट स्लीप्स हम लोग जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हियर द ओल्ड सेइंग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज, यानी हाउ वी गेट अ गुड नाइट स्लीप, यानी हम लोगों को जल्दी सोना चाहिए। यू मस्ट हैव हियर द ओल्ड सेइंग, यानी जैसे कि आपने एक जो है एक बात सुनी है कि जितनी जल्दी आप सोएंगे उतनी जल्दी आप उठेंगे, और वो जो है मेक्स अ मैन, वो उसी तरह से वो जो है वो अगर कोई इंसान जल्दी सोता है जल्दी उठता है तो वो उसको हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है, और उसको वाइस यानी उससे उसको जो है वो समझदार भी होगा, वो मालदार भी होगा और वो सेहतदार भी होगा। दिस मीन्स दैट even long ago people knew that we must sleep early and wake up early, यानी पहले लोग यही कहते थे ना कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, जितनी जल्दी सोएंगे उतनी ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा हम लोग जो है अपने इरादों को पूरा करने के लिए निकलेंगे। इफ़ वी फॉलो दिस रूटीन वी विल बी फ्रेश टू हैंडल ऑल डेज हार्ड वर्क, यानी अगर हम लोग जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, हमारी नींद पूरी होगी, हमारी बॉडी को फुल रेस्ट मिला होगा, तो हम लोग किसी भी यानी जितने भी सख्त काम जो है वो दिन में हम लोग उसको ईजीली कर सकेंगे, हम लोग उसको फ्रेश फूड के साथ कर लेंगे। अगर हमारी नींद पूरी ना हो, हम लोग टाइम से ना सोएं, हम लोग अपनी नींद पूरी ना कर सकें, तो हम लोग जो वो हार्ड वर्क्स होता है ना उसको हम लोग नहीं
कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। अ गुड नाइट स्लीप विल बी अचीव्ड इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स फ्राम डॉक्टर्स वाइल प्रिपेयरिंग टू स्लीप। यानी अगर आप गुड नाइट स्लीप लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कुछ टिप्स जो हैं जो डॉक्टर्स से हैं उनको यानी वो कुछ टिप्स जो हैं वो लेनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग टू स्लीप। यानी आप लोगों को सोने के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसमें कहते हैं कीप द रूम डार्क, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स। यानी आप लोग जो है वो अपने कमरे के जो लाइट्स वगैरह हैं उनको ऑफ़ कर दें, अपने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर लें। देयर शुड बी नो नॉइज़ इन द बेडरूम। यानी यहाँ पे कोई शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए पुरसकून नींद के लिए। उसके बाद कहता है डोंट हैव अ हैवी मील इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग। यानी सोने से फ़ौरन पहले जो है आपको बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी और वो उसको जो आप खाना खाएंगे उसको अच्छे से हजम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। यानी अगर आप सोना चाहते हैं तो उससे पहले जो है आप दूध का एक गिलास, गर्म दूध का एक गिलास इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है थिंक ऑफ प्लेजेंट हैप्पी थिंग्स बिफोर स्लीपिंग। यानी आप जो है वो एक खुशगवार सोच लें, एक अच्छी सोच के साथ, एक हैप्पी मूड के साथ, हैप्पी चीज़ों के साथ हैप्पी जो है वो हैप्पीली सोचें ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी नींद आए। उसके बाद है फॉलो द अबव टिप्स यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप। यानी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। जिसमें कौन कौन सी टिप्स हैं कि आप अपने कमरे में अंधेरा करें, लाइट्स वगैरह को ऑफ़ कर दें, अपने कमरे में किसी किस्म का शोर ना होने दें। उसके बाद बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, हैवी मील मत लें सोने से पहले। उसके बाद एक गिलास गर्म दूध का आप जो है वो अपनी रूटीन बना लें बच्चों, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद थिंक ऑफ प्लेजेंट्स यानी अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, खुशगवार सोच रखें, जिससे आप लोगों को जो है वो अच्छी नींद आएगी। चैप्टर नंबर 6 इन यूनिट नंबर 5 न्यू वेज टू एक्सरसाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेस हैं एक्सरसाइज के, जिसमें हम लोग कहे हैं एक्सरसाइज इज़ गुड। यानी अगर आप फिज़िकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आप जो है वो फिट रहेंगे। चिल्ड्रन लव टू प्ले बट ऑफ्टन दे डू नॉट एंजॉय फिज़िकल एक्सरसाइज। यानी बच्चे जो हैं वो खेल को तो पसंद करते हैं लेकिन वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो एक्सरसाइज जो है उसको एंजॉय नहीं करते। उसकी क्या है क्लास इन स्कूल दे फील दैट द ड्रिल आर बोरिंग एंड टायरिंग। यानी क्लास में वो ये महसूस करते हैं कि बैट ड्रिल यानी जो उनका जो काम है वो बोरिंग है और थका देने वाला है, जिसकी वजह से वो जो है वो फिज़िकली फ़िट नहीं होते हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द प्लेइंग ऑफ गेम फुटबॉल इज़ अ हेल्थी एज अ पीरियड ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज इन स्कूल। यानी आपने ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप स्कूल में जो है वो फुटबॉल वगैरह की गेम, इस तरह की गेम्स को खेलते हैं जो आपको फ़िज़िकली भी फिट रखती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। द गेम ऑफ फुटबॉल इज़ मोर फन एज वेल। इसी तरह जो उसने कहा है कि जो फुटबॉल खेलने वाली गेम है ना ये फ़न भी है, जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और आप मेंटली भी फिट रहेंगे। देयर आर मैनी वेज इन विच यू गेट हेल्दी एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी फिट। यानी यहाँ पे कुछ टिप्स बताई गई हैं जिससे आप लोग जो है वो आपकी बॉडी भी जो है वो हेल्दी भी रहेगी और फिट भी रहेगी। जिसमें नंबर 1 है प्ले एक्टिव स्पोर्ट्स। यानी ऐसी स्पोर्ट्स खेलें जिसमें आप जो है वो एक्टिव रहें। गेम्स लाइक टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकीज़ आर फन एंड कीप यू स्ट्रॉन्ग। यानी इस तरह की गेम्स खेलें जिसमें आप फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व हों, मेंटली नहीं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल वगैरह पे गेम्स खेल रहे होते हैं, टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें वो फिज़िकली तो नहीं इन्वॉल्व होते लेकिन मेंटली तौर पे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वो फिज़िकली फ़िट नहीं रह रहे, मेंटली तौर पे वो जो है वो डिस्टर्ब हैं। और इसकी क्या वजूहत है कि वो फिज़िकली उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देते। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ ऐसी गेम्स बताई हैं जिसमें टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है। यानी ये ऐसी गेम है जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व होंगे और फिज़िकली इन्वॉल्वेशन की वजह से आप फिट भी रहेंगे और आप जो है वो उससे फ़ायदा भी मिलेगा, आप स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। वॉक टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार और बाईसाइकिल। यानी आप जो है वो वॉक करें, यानी जो है आप कार या बाईसाइकिल यूज़ करने की बजाय आप वॉकिंग
वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएं, वॉक करें ग्रॉसरी वगैरह पे कोई चीज़ें लाने के लिए, जिससे आप लोग जो है वो फिट रहेंगे। हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस एंड गार्डनर, और दूसरी इसमें इसने तीसरी ये बताई है फिट रहने की वजह कि आप जो है घर में अपने पेरेंट्स की और अपने गार्डन की जो है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए उसमें काम करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वॉक विद योर फैमिली शुड बी मेड हॉबी, यानी अपने जो फैमिली है उसके साथ वॉक करें, उसको अपनी आदत बनाएं। उसको आदत बनाने से आप और आपकी फैमिली जो है वो फिज़िकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी एक्सरसाइज जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिससे आप लोग जो है वो फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बास्केटबॉल, जिसमें वो फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और जिससे वो फिट रहेंगे और वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। ये जो है ये सारी वेज हैं। एक्सरसाइज इज़ गुड, यानी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आप मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देखते हैं। हेल्दी लिविंग में हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर। नंबर 1 इज़ व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन, यानी जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मतलब है। What does a balanced diet mean? Balanced diet का क्या मतलब है? Balanced diet means we have sufficient quantity of food from each group, यानी हम लोगों को जो हर ग्रुप है ना फूड का उसमें से sufficient quantity इस्तेमाल करनी चाहिए। It means we have sufficient quantity of food from each food group so that और बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारी बॉडी की जो है वो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, यानी जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होंगी और हम लोग जो है वो उस बैलेंस डाइट से हेल्दी भी रहेंगे और वेल्थी भी रहेंगे। उसके बाद है राइट द वेज इन विच वी कैन स्टे हेल्थी, यानी कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। इसमें है प्ले एक्टिव स्पोर्ट्स, यानी नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है कि प्ले यानी खेलें जो एक्टिव स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हों, एक्टिव स्पोर्ट्स। नेक्स्ट नंबर 2 पे है वॉक टू स्टोर, यानी आप स्टोर वगैरह की तरफ वॉक करें, टू बाय ग्रोसरी वगैरह ख़रीदने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, यानी अगर आप साइकिल वगैरह या कार वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय आप जो है वो पैदल वॉक करें, जिससे आप लोग जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 जो है जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं, हेल्प योर पेरेंट्स, यानी अपने घर में अपने पेरेंट्स की मदद करें, उनके काम में उनकी हेल्प करें, घर के काम हों या गार्डन वगैरह के काम हों तो उसमें उनकी हेल्प करें, जिससे आप लोग जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, राइट एनी 3 वेज, यानी कोई से ऐसे 3 तरीके बताएं जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है। आपको कैसे इसकी केयर करनी चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। इसमें है एक्सरसाइज डेली,
डेली जो है वो एक्सरसाइज करें। नंबर 2 इज़ टेकिंग अ बाथ डेली, यानी डेली बेसिस पे आप बाथ लें। उसके बाद है कीपिंग आवर नेल्स एंड आवर ईयर्स क्लीन, यानी अपने नाखूनों को और अपने कानों को उनकी सफाई का ख्याल रखें, जिससे आप जो है वो हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर अ मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट, यानी मेन्यू बनाएं किसका, ब्रेकफास्ट का, जिससे आप लोग जो है वो बैलेंस डाइट का यूज़ करें। ब्रेकफास्ट शुड बी अ फुल ऑफ एनर्जी, जैसे हमने कहा था कि ये जो दिन का आगाज़ है वो हमें हेल्थी फूड के साथ करना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ, और जो है वो एनर्जी से फुल होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें है एन एग, यानी आप अंडे का इस्तेमाल करें। उसके बाद है ए टोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करें, और ए पराठा, मिल्क, दालों वगैरह का इस्तेमाल करें, सीरियल्स एंड फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जो कि है जो एक फुल ऑफ एनर्जी हैं। और फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स में नंबर 1 है एग, टोस्ट, मिल्क आर गुड सोर्स ऑफ टेस्ट आर एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी के जो हैं वो बहुत बड़े सोर्स हैं। नेक्स्ट है हेल्प योर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स की हेल्प करें इन हाउस एंड गार्डन, इन शॉप और गार्डन, इसमें आएगा गार्डन। नेक्स्ट है टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट, हमें हेल्दी रहने के लिए फास्ट फूड का इस्तेमाल करना चाहिए या बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, बैलेंस डाइट। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। ड्रिंकिंग मिल्क, यानी जो दूध पीना, हमें कितनी दफ़ा दिन में दूध पीना चाहिए, नेवर, यानी नहीं पीना चाहिए, या ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा। ठीक है बच्चों, twice a day you should drink a milk. Food and drinks having fat and salt or sugar, यानी जो फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं वो उनके साथ फैट होती है और साथ में क्या होती है, शुगर होती है। ये थी ऑब्जेक्टिव्स यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने हेल्दी फूड्स के बारे में पढ़ा और फिज़िकली एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनाएं तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें है डेली, यानी आपको जो है दैट हैपन्स एवरी डे, यानी जो आप डेली बेसिस पे आपके काम होते हैं ना, जो डेली हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये डेली है। यानी डेली का जो लफ्ज़ है उसके का मतलब है दैट हैपन्स एवरी डे। उसके बाद है फैक्टर्स मीन्स पॉइंट्स, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग फैक्टर, यानी उसका जो मीनिंग है वो है पॉइंट्स। रूटीन, अ सेट पैटर्न, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी एक रूटीन के साथ जो हम लोग एक पैटर्न सेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे रूटीन वर्क्स हैं, तो वो जो है
वो पैटर्न है, एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं। स्नैक अ लाइट मील यानी एक बहुत कम जो है लाइट मील होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं होता। स्नैक उसको नाम यानी उसको फ्रूट्स वगैरह का नाम देती है, यानी स्नैक्स का इस्तेमाल करें, लाइट मील का इस्तेमाल करें। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिसमें आप लोग फिज़िकली मूव करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनाते हैं जिसको हम लोग एक्सरसाइज का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है जिसमें हम लोगों ने हेल्दी डाइट्स, हेल्दी स्लीपिंग, गुड नाइट स्लीपिंग, गुड वेज, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स करेक्टली। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।